एवियंस। सो आज हम बात करने वाले इस वीडियो में आपके चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल, जो कि आपके क्लास 11 का ये टॉपिक है और एज यूजुअली आपके क्रैश कोर्स का सीरीज नंबर 9 है। सो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। सो आज हम बात करने वाले बायोमोलिक्यूल के बारे में। सो कोशिश करते हैं कि जितने कम समय में हम कर पाए उतना हमारे लिए ज़्यादा बेटर है, ठीक है। क्योंकि आपके एग्जाम की डेट कंफर्म हो चुकी है कि 13 सितंबर आपकी डेट कंफर्म है, बट आपका टाइम जो है कम है, तो उसके हिसाब से अपने को कम टाइम में चीज़ें करनी है, ठीक। तो चैप्टर नंबर 9 जिसे हम बोलते हैं बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जो लिविंग सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल। जनरली ये मॉलिक्यूल्स कार्बन के होते हैं। किसके होते हैं? कार्बन के। तो मैं ऐसे बोल दूं, कार्बन के ऐसे मॉलिक्यूल जो किसी लिविंग सिस्टम के अंदर पाए जाए, उन्हें हम क्या बोलेंगे, बायोमोलिक्यूल। अब ध्यान देखना, बायोमोलिक्यूल के अंदर हम बात करें तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल, वन इज ऑर्गेनिक एंड अनदर वन इज इनऑर्गेनिक। लेकिन हम जब बात करते हैं बायोमोलिक्यूल की, तो हमारा जो मेन रेफरेंस होता है वो होता है ऑर्गेनिक वाला। बहुत स्पेशल होता है, ये हर किसी में नहीं मिलता। लेकिन जो इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल है, ये आपको कहीं और भी पाए जा सकते हैं, ठीक है। तो जब भी हम बायोमोलिक्यूल का जिक्र करते हैं तो हमारा मेन टारगेट होता है ऑर्गेनिक को लेके, ना कि इनऑर्गेनिक को लेके। तो यहाँ पर एक बहुत छोटी सवाल पैदा होता है कि अगर आपको किसी टिश्यू से ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? अगर आपको इनऑर्गेनिक निकालना तो कैसे निकालेंगे? आसान है। अगर आपको लेट्स सपोज आपको इनऑर्गेनिक पार्ट निकालना है, किसका? किसी भी टिश्यू का। किसी भी टिश्यू का आपको इनऑर्गेनिक पार्ट निकालना, करना क्या? आपको इस टिश्यू को जला देना है। आपने पढ़ा हुआ है, जब भी हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो उसमें जितनी भी ऑर्गेनिक चीज़ होती है, जो भी कार्बन की होती है, वो सब CO2 और वाटर के फॉर्म में जो है रिलीज हो जाती है, और सिर्फ क्या बचता है? राख जो होती है वो आपका इनऑर्गेनिक होता है। अगर आप किसी टिश्यू को जला देंगे तो जलाने के बाद जो राख बचेगी वो प्योरली एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, क्योंकि जो उसके अलावा जो उसमें ऑर्गेनिक पार्ट था वो CO2 वाटर के फॉर्म में उड़ चुका है, ठीक। बट इतना अपने को मसला नहीं है। मसला है ऑर्गेनिक पार्ट आप कैसे निकालते हो। तो बहुत आसान है, आप टिश्यू को ग्राइंड करोगे, इसकी पिसाई करोगे, और ये काम आप करोगे एक एसिड के अंदर। दैट एसिड विल बी नोन एज ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। आप टिश्यू ग्राइंडिंग करने उसको आप डालोगे इस एसिड के अंदर, और इस एसिड के अंदर आप क्या देखोगे कि टिश्यू का कुछ पार्ट इस एसिड के अंदर डिसॉल्व हो गया, कुछ पार्ट डिसॉल्व नहीं हो पाया है। जो पार्ट डिसॉल्व हो गया है उसको बोलेंगे एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, और जो डिसॉल्व नहीं हुआ उसे बोलेंगे एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। मैंने आपने टिश्यू लिया, उसको पीसा, डाला एसिड के अंदर। एसिड में आप क्या देखते हो? टिश्यू के कुछ पार्ट जो हैं वो डिसॉल्व हो गए, कुछ डिसॉल्व नहीं हुए। जो डिसॉल्व नहीं हुए उनको बोलेंगे एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, और जो डिसॉल्व हो गए उसे बोलोगे एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। आप समझदार हैं। एसिड सॉल्युबल और इनसॉल्युबल में से बड़ा साइज किसका होगा? इनसॉल्युबल का। बड़ी चीज़ें बहुत मुश्किल से घुलती हैं, लेकिन छोटी चीज़ें बहुत फटाक से घुल जाती हैं। तो हम बोल सकते हैं कि एसिड सॉल्युबल और एसिड इनसॉल्युबल में हम बात करें एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन एंड एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में हम बात करेंगे कि इसके अंदर माइक्रो मॉलिक्यूल्स आते हैं। बायो के अंदर एक होते हैं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में बोला करते हैं। एक्चुअली में इनका वेट 800 डाल्टन से नीचे होता है। जिन मॉलिक्यूल का वेट 800 डाल्टन से नीचे हो, 18 से लेकर 800 डाल्टन के बीच में हो, उनको हम बोलते हैं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। लेकिन अगर किसी का वेट 1000 डाल्टन से ऊपर है लेकिन 10,000 डाल्टन के बीच में हो, माने 1000 से 10,000 के बीच में, तो अगर इस डाल्टन के बीच में किसी का वेट आ रहा है किसी बायोमोलिक्यूल का, तो वो है बायो मैक्रोमोलिक्यूल। बायो मैक्रोमोलिक्यूल। तो एक्चुअल में मैं कह सकता हूँ जो एसिड सॉल्युबल है वो छोटे मॉलिक्यूल होंगे, तो वो होते हैं बायो माइक्रोमोलिक्यूल, और ये होते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल। तो मैंने आपको ऑल्टरनेटिव नाम बताए सिर्फ, ठीक। बायो माइक्रोमोलिक्यूल के अंदर आपके सारे मोनोमर्स आते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है, अमाइनो एसिड्स, ये सब आपके आते हैं कहाँ? माइक्रो में आते हैं। लेकिन मैक्रो के अंदर पॉलीमर्स आते हैं। पॉलीमर मतलब चैन आती है पूरी की पूरी, प्रोटीन, फैट, शुगर, न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक। सो ये सब आपके आते हैं कहाँ? मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर। तो हम फटाक से ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए आगे देखते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले बायो मैक्रोमोलिक्यूल की। देखो, बायो मैक्रोमोलिक्यूल में हम बात करेंगे बेसिकली पहले प्रोटीन्स की। बायो मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर हम बात करेंगे पहले प्रोटीन्स की। तो मैं प्रोटीन्स बताऊं तो कुछ नहीं, प्रोटीन्स जैसे एक तरह की चैन होती है जो बहुत छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनी होती है,
प्रोटीन क्या है? चैन। एक बात और, बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर के अंदर आप चैन नाम के वर्ड को रिप्लेस करेंगे पॉलीमर से। किससे करेंगे? पॉलीमर। सभी नहीं बोलोगे चैन है, आप बोलोगे पॉलीमर है, ठीक। तो हम बोलोगे कि प्रोटीन एक पॉलीमर है इन छोटी छोटी यूनिट से, मतलब इन चीज़ों से मिलकर बना पूरा का पूरा प्रोटीन। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ एक्चुअल में, दीज आर दी अमाइनो एसिड्स, दीज आर अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड्स प्रोटीन बनाती हैं। ये वो छोटी छोटी यूनिट्स हैं जिनके मिलने से पूरे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। और अगर मैं आपको इसका एक रॉ स्ट्रक्चर दिखाऊं तो रॉ स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। आप वो होता है ना मीथेन, आप मीथेन के अंदर क्या करते हैं? मीथेन में क्या होता है? 4 हाइड्रोजन होते हैं। आपको बस क्या करना है, एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे R ग्रुप लगा देना है, एक हटा के आप C डबल बॉन्ड OH लगा देना है, एक पे NH2। इसका मतलब जो ये अमाइनो एसिड है एक्चुअल में ये एक सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है, ठीक। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पर, अच्छा ये अमाइन ग्रुप आ गया, ये एसिडिक ग्रुप आ गया, और ये R का मतलब कोई भी कार्बन का ग्रुप, और ये तो आप जानते हो हाइड्रोजन। तो क्योंकि इसमें अमाइन और एसिडिक ग्रुप दोनों प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट अमाइनो एसिड, ठीक। सो ये हो गया रॉ स्केलेटल हो गया किसका? अमाइनो एसिड का। यकीन मानिए आज 20 से ज़्यादा टाइप के अमाइनो एसिड हैं जो प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा दुनिया में 20 टाइप के हैं, दुनिया में इनके टाइप्स की कोई कमी नहीं है, इनके हंड्रेड्स ऑफ टाइप्स हैं अमाइनो एसिड के, लेकिन उनमें सिर्फ 20 टाइप ऐसे जो प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ कि उन 20 में क्या फ़र्क है, उन 20 के अंदर 1, 2 और 3, ये 3 ग्रुप दुनिया के सारे अमाइनो एसिड में सेम है। जो डिफरेंस है वो सिर्फ R ग्रुप में है। तो एग्जाम में पूछा गया है कि अमाइनो एसिड का कौन सा ग्रुप डिसाइड करता है अमाइनो एसिड का नेचर, तो वो है R ग्रुप, ठीक है, मालूम पड़ गया। अच्छा, अब प्रोटीन कैसे बनता है, चैन कैसे बनते, तो आसान है। देखिए कैसे बॉन्ड बनते हैं। यहाँ पर प्रोटीन में बनने वाले बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड। पी से प्रोटीन, पी से पेप्टाइड। ऐसा होता है जैसे मान लीजिए ये है, ठीक, H हो गया, R हो गया, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे कोई दूसरा आ गया, H आ गया, R आ गया, C डबल बॉन्ड OH, ये H। अब देखिए आगे वाले अमाइनो एसिड का H और पीछे वाले का OH, यहाँ से पानी बनेगा और पानी यहाँ से निकल जाएगा और इनके बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। ये जो बॉन्ड क्रिएट हुआ, दिस बॉन्ड इज नॉन एज पेप्टाइड बॉन्ड, और यू कैन से पेप्टाइड लिंकेज, ठीक। तो दिस CONH, क्योंकि बॉन्ड तो यही बना है, दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक। अब सुनिए, ये भी OH किसी और से बनाएगा बॉन्ड, ये H भी किसी और से बनाएगा, और सेम चैन चलती रहेगी। ध्यान से देखिए कि इस वाले अमाइनो एसिड का यहाँ पे नाइट्रोजन फ्री मिलेगा, यहाँ पे कार्बन फ्री मिलेगा। भाई चैन कहीं ना कहीं तो खत्म होगी ना, तो वहाँ राइट में कार्बन फ्री मिलेगा, यहाँ पे लेफ्ट में क्या मिलेगा? N फ्री मिलेगा। इसी हमेशा प्रोटीन की लेफ्ट वाले एंड को बोलते हो आप N टर्मिनल, राइट वाले को आप बोलते हो C टर्मिनल। इसीलिए आप इसको N और C जो बोला करते हो लेफ्ट और राइट टर्मिनल को, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, ठीक। तो ये हो गया आपके प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन। अब ज़रा बात करते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में। तो प्रोटीन के एक्चुअल में 4 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन के, एक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। एक प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। प्राइमरी में क्या होता है, एक चैन के माफिक होता है ये, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल स्ट्रेट चैन हो, हल्की फुल्की मतलब इस तरह से वेवी लाइक हो सकती है, ठीक। बट एक यहाँ पर एक लीनियर सीक्वेंस में अमीनो एसिड्स अरेंज होते हैं, दैट्स इट। आपको सिंपल इतना रखना है। सेकेंडरी में 2 टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं हेलिकल, स्प्रिंग के जैसे, एक होते हैं बीटा प्लीटेड, मतलब इस तरह से फोल्डिंग टाइप में, ऐसे कागज मोड़ते हैं ना हम, उस तरह से। तो एक होते हैं जिगजैग शीट फॉर्म में, हेलिकल मतलब स्प्रिंग लाइक फॉर्म में। तो अगर इस तरह का स्ट्रक्चर हुआ तो ये सेकेंडरी होगा। टर्शरी में क्या होता है कि एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर, एक कहते हैं ना एक ऊन के गोले जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है टर्शरी में। क्वाटरनरी में भी सेम है, ऊन के गोले जैसा, लेकिन फ़र्क पता है क्या है? टर्शरी के अंदर सिर्फ एक प्रोटीन की चैन इन्वॉल्व होती है, लेकिन क्वाटरनरी के अंदर मोर देन 1 प्रोटीन की चैन इन्वॉल्व होती है। मान लीजिए आपने एक मांझा लिया, उसको लपेट दिया पूरा गुचड़ा मुचड़ा, वो टर्शरी हो गया। आपने 4-5 तरह के मांझे लेके अब उनको मरोड़ दिया, ये हो गया आपका क्वाटरनरी। तो दोनों सेम है, बस फर्क यहाँ पे एक चैन, यहाँ पे मल्टीपल चैन्स का यूज होता है। जैसे जैसे आप नीचे बढ़ेंगे स्टेबिलिटी प्रोटीन की लगातार बढ़ती चली जाएगी, माने ये ज़्यादा स्टेबल है, टर्शरी उससे कम, सेकेंडरी उससे कम, एंड प्राइमरी तो लीस्ट स्टेबल हो गया, ठीक। अगर कोई भी प्रोटीन फंक्शनल होता है, कोई प्रोटीन अगर काम करता है, हमारे लिए काम कर रहा है, तो वो ऑब्वियस बात है वो टर्शरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में ही काम कर सकता है। तो कोई प्रोटीन अगर फंक्शनल है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? टर्शरी या क्वाटरनरी, ठीक।
ये प्राइमरी सेकेंडरी में उनका कुछ खास फंक्शन इतना नहीं होता जितना टर्शियरी क्वाटरनरी में होता है। क्लियर। सो ये था प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन। अब हम ज़रा बात करते हैं आगे शुगर की। तो भाई शुगर की हम बात करें तो शुगर बेसिकली क्या है, कोई भी चीज़ जो खाने में मीठी लगे वो शुगर होती है, ये हमेशा रखना। कोई भी चीज़ जो खाने में मीठी लगे उस हर एक में शुगर है, लेकिन हाँ कोई मीठी नहीं है तो भी उसमें शुगर हो सकता है। तो शुगर की बात, तो शुगर के लिए हम बेसिकली यूज़ करते हैं एक मोनोसेक्राइड, एक ऑलिगोसेक्राइड। हालांकि इन सब पे वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है पीसीस के अंदर विद लॉट्स ऑफ डिटेल, तो आप जाके वहाँ पर चेक कर सकते हो। अभी तो फिलहाल अपन क्रैश कोर्स के लिए कर रहे हैं तो इसलिए ज़्यादा चीज़ मैं आपको नहीं बता पाऊँगा। देखो मोनोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड, ये आपके 3 टाइप के शुगर होते हैं। मोनोसेक्राइड एक्चुअल में ये यूनिट्स होती हैं शुगर की जिससे शुगर बनता है, ठीक। तो इस शुगर को अगर आप डिजोल्व करोगे तो ये स्प्लिट नहीं करेगा क्योंकि यूनिट है ना, यूनिट थोड़ी टूटती है। एग्जाम्पल आपने सब पढ़ा हुआ है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ठीक, ये सब आपके मोनोसेक्राइड है। ऑलिगोसेक्राइड एक ऐसी शुगर की चैन जिसके अंदर 2 से 8 मोनोसेक्राइड हो या 2 से 8 यूनिट प्रेजेंट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑलिगोसेक्राइड। ऑलिगो का मतलब ही होता है 2 से 8, तो जिसके अंदर 2 से 8 यूनिट हो शुगर की उसको हम क्या बोलेंगे, ऑलिगोसेक्राइड। इसके अंदर पढ़ते हो डाइसेक्राइड, इसके अंदर आता है आपका डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड मतलब ये 2 मोनोसेक्राइड से बना है, ट्राइसेक्राइड वो 3 मोनोसेक्राइड से, टेट्रासेक्राइड 4 से, तो ऐसे करते करते आप ऑक्टा तक आ जाना। बट हाँ डाइसेक्राइड आप बहुत कॉमनली पढ़ते हो। ऐसी कौन सी शुगर आपने पढ़ी जिसमें 2 मोनोसेक्राइड होते हैं, आपने पढ़ा हुआ है एक तो लैक्टोज जो कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना है। आपने पढ़ा हुआ माल्टोज जिसमें 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं। आपने पढ़ा है सुक्रोज जिसमें फ्रक्टोज और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, ठीक। तो आपने ये सारे डाइसेक्राइड पढ़े हुए हैं, ठीक। एंड देन बात करें पॉलीसेक्राइड की, तो पॉलीसेक्राइड में कुछ नहीं होता, सिंपल वही ये शुगर है। मोनोसेक्राइड अभी चाहे ग्लूकोज मान लो, फ्रक्टोज मान लो, जो आपकी इच्छा हो, ये सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं और शुगर के बीच में जो बॉन्ड मिलता है उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोलते हो, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एक बात और भाई, चैप्टर नंबर 9 की ना रट्टे, मतलब रट्टे कह लो, रीडिंग बहुत तगड़े से मारना। मैं भले ही आपको थोड़ा सा फास्ट करा रहा हूँ लेकिन आपको एनसीईआरटी के वर्ड टू वर्ड पे ध्यान देना है। चैप्टर नंबर 9 से क्वेश्चन ये पता नहीं कितने पूछते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार है इन लोगों को, तो चैप्टर नंबर 9 से क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, इसलिए चैप्टर नंबर 9 को आप अच्छे से पढ़िएगा, लाइन टू लाइन पढ़िएगा, ठीक। अच्छा, अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ पॉलीसेक्राइड तो मल्टीपल फंक्शंस हैं। जैसे कि हम बात करें फंक्शन में तो बहुत सारे शुगर ऐसे हैं जो कि एक फूड स्टोरेज का काम करती हैं, ठीक है। मैं एक लिखता हूँ एग्जाम्पल, एक इन्यूलिन, ये एक फूड स्टोरेज है डैलिया प्लांट का। और एक ग्लाइकोजन आप पढ़ते हैं, ग्लाइकोजन हमारे अंदर हम जब भी कोई शुगर कंज्यूम करते हैं हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा शुगर होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारे लिवर में स्टोर हो जाता है, तो ग्लाइकोजन इज अ पॉलीसेक्राइड। ऐसे ही आप एक पढ़ते हो स्टार्च। अगर भैया एनिमल अपना एक्स्ट्रा शुगर स्टोर कर रहा है ग्लाइकोजन के फॉर्म में तो प्लांट कैसे करता है, तो प्लांट अपनी बॉडी का एक्स्ट्रा जो शुगर है वो स्टार्च के फॉर्म में करता है। आपको बता दूं स्टार्च के 2 पार्ट आते हैं, एक आते हैं एमाइलोज, एक एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज एक स्ट्रेट चेन की तरह होती है, एमाइलोपेक्टिन एक हेलिकल स्ट्रक्चर की तरह हुआ करती है। जो आप स्टार्च में देखते हो ना टेस्ट जो आता है उसका जो ब्लू कलर का टेस्ट आता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एमाइलोपेक्टिन। आप करते क्या है, आप उसमें आयोडीन डालते हैं स्टार्च में एंड देन उसका आप डालते हैं डाई, और जहाँ जहाँ आयोडीन होती है डाई वहाँ पे कलर शो कर देती है। तो स्टार्च के अंदर अगर स्टार्च को आप ब्लू कलर में देख पाते हो तो माने स्टार्च के अंदर कहीं तो कोई ऐसी जगह जहाँ पर आयोडीन ट्रैप हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि डाई आयोडीन पे कलर लगाती है। तो वह एक्चुअल में वो एमाइलोपेक्टिन जब आयोडीन का मॉलिक्यूल डालते हैं तो वो यहाँ पे इस हेलिकल में ट्रैप हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है जब आप डालोगे डाई तो डाई का कलर यहाँ पर आ जाएगा, तो अल्टीमेटली ये स्टार्च का कलर आ जाएगा। तो इन शॉर्ट बोलूँ तो स्टार्च का जो टेस्ट हो पाता है जस्ट बिकॉज ऑफ एमाइलोपेक्टिन, जो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इसकी। 50 से 60% स्टार्च के अंदर ये पार्ट होता है एंड देन रिमेनिंग पार्ट ये होता है। अल्टीमेटली दोनों बने ग्लूकोज से ही है, ठीक है, दोनों बने ग्लूकोज से ही है। तो ये आपके स्टार्च है जो प्लांट के लिए है वो एनिमल के लिए है, क्लियर है। सो यहाँ पर ये चीज़ हो गई आपकी। उसके बाद हम बात करते हैं तुम्हारे नेक्स्ट चीज़ जो कि आपका है फैट्स के बारे में। तो भाई लिपिड की मैं बात करूँ तो लिपिड एक तरह से क्लास है पूरी की पूरी, जिसके अंदर बहुत तरह तरह के लिपिड आते हैं। हम लिपिड के अंदर हम एक्चुअल में बात करें यार सिंपल लिपिड की, जिसमें से हम बात करेंगे फैट्स की। देखो फैट्स ना 2 चीज़ से मिलकर बना होता है,
एक तो बनता है ग्लिसरॉल से और 3 लगते हैं इसे बनने के लिए फैटी एसिड। ग्लिसरॉल एक अल्कोहलिक कंपाउंड है जिसमें 3 कार्बन होते हैं और तीनों पे जो है ना OH लगा होता है, तीनों पे, ठीक। और फैटी एसिड कोई भी कार्बन की लंबी चेन जिसके आखिर में COOH आ जाए उसको हम फैटी एसिड बोलते हैं। कोई भी कार्बन की लंबी चेन जिसके आखिर में COOH आ जाए उसको हम क्या बोलते हैं, फैटी एसिड। तो मान लीजिए मैं एक काम करता हूँ, मैं R1, R मतलब कोई कार्बन का ग्रुप हो गया, C डबल बॉन्ड OH, मैं इस तरफ दिखा रहा हूँ, इसका जो आखिरी COH है। ऐसे मान लो कोई दूसरा आ गया R2, क्योंकि सारे के सारे फैटी एसिड, फर्क तो सिर्फ कार्बन के नंबर का होगा ना, क्योंकि सबके एंड में तो COH आ ही रहा है। ऐसे ही R3, ये R1 R2 R3 का लॉजिक ये है कि दिखा रहा हूँ कि हाँ भाई ये तीनों डिफरेंट टाइप ऑफ फैटी एसिड्स हैं, ठीक। मैं आपको कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ, डोंट वरी। जैसे कि एक पाल्मिटिक एसिड हो गया, इसके पास 16 कार्बन होते हैं। अराकिडोनिक एसिड हो गया, अराकिडोनिक एसिड हो गया, इस पे 20 कार्बन है। एक पढ़ा आपने स्टेरिक एसिड, 11th और 10th में पढ़ा ना आपने, साबुन जिससे बनाते हैं, तो इसमें कितने होते हैं, 17 कार्बन होते हैं। तो ऐसे आपके मल्टीपल टाइप्स ऑफ फैटी एसिड पाए जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा ये तीनों यही हैं, ये तीनों कुछ भी हो सकते हैं। अब सुनिए, HOH 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 क्या होगा, पानी का लॉस होगा और यहाँ पे कंप्लीट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब जब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आपस में जुड़ जाते हैं तब जाके ये पूरा बनता है, दिस इज कॉल्ड एज फैट। फैटी एसिड अलग होता है, फैट अलग होता है। अब कहीं सोचते नहीं फैटी एसिड को फैट बोलते हैं, ना ना भूल कर मत बोला, फैटी एसिड अलग है, फैट अलग है। फैटी एसिड से फैट बनता है, ठीक। अब अगर एक ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड से कंबाइन करेगा तो उसको हम बोलेंगे ट्राइग्लिसराइड। तो हम फैट को एक नाम और क्या देते हैं, ट्राइग्लिसराइड। अब बोलते हैं डाइग्लिसराइड, उसमें क्या होता है, उसमें होता है एक ग्लिसरॉल और 2 फैटी एसिड, वो डाइग्लिसराइड। एक ग्लिसरॉल एक फैटी एसिड तो मोनोग्लिसराइड। बट मोनो और डाइग्लिसराइड को हम फैट नहीं बोलते, हम फैट बोलते हैं किसको, ट्राइग्लिसराइड को, ठीक है। इसलिए हमेशा फैट के अंदर 3 तो आपके फैटी एसिड आएंगे, मतलब आएंगे, ये कहीं नहीं आने वाला, ये फिक्स है, ठीक। सो ये होगी आपके थोड़ी सी फैट की इंफॉर्मेशन। अब ज़रा हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आपने चैप्टर 8 में पढ़ा एक फॉस्फोलिपिड करके, माने एक लिपिड जिसके पास फॉस्फेट है, उसे हम बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। वो चीज़ भी आप याद रखिएगा, ठीक। बहुत स्पेशल टाइप के लिपिड्स होते हैं जिनके पास फॉस्फेट पाए जाते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट, हम बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक इस चैप्टर की जो है एंजाइम। सबसे मेन है एंजाइम। तो एंजाइम बेसिकली क्या है, एंजाइम एक बेसिकली कैटलिस्ट है जो कि रिएक्शन को आगे, रिएक्शन की स्पीड को इन्हांस करता है जनरली। तो एंजाइम्स आर दी बायो कैटलिस्ट, ठीक है, जो क्या करते हैं, विच इन्हांसेस द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये क्या है, बायो कैटलिस्ट। ये बने किससे होते हैं, ये बने होते हैं किससे, प्रोटीन से बने होते हैं। किससे, प्रोटीन से बने होते हैं। 99.99% दुनिया के एंजाइम प्रोटीन से बने हैं, लेकिन एक्सेप्शन आ गया जहां पर एंजाइम प्रोटीन से ना बन के आरएनए से बना है। एक एंजाइम जो आरएनए से बने उसको आप बोलोगे राइबोजाइम। क्या बोलोगे, राइबोजाइम। तो एक्सेप्शन है यार, आप इसको एक्सेप्शन के तौर पे याद करिएगा, अदरवाइज सब क्या बोलोगे, हाँ एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं। एंजाइम का काम सिर्फ इतना होता है किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दिया जाए। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ कैसे। CO2 और वाटर होता है, हमारे ब्लड के अंदर रिएक्शन होती है, दोनों कंबाइन करके बनाते हैं H2CO3, ठीक है। डेटा मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है, आप एनसीईआरटी से चेक एक बार क्रॉस चेक कर लेना, गलती हो तो बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में। कि क्या होता है कि अगर बिना एंजाइम की रिएक्शन हो रही है तो ये 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल बनते हैं, किसके, H2CO3 के, मतलब इस रिएक्शन में। लेकिन अगर मैं इसी रिएक्शन में एंजाइम को पुट कर दूं, एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, तो बनेगा भी वही सेम चीज़। लेकिन अब क्या होगा, अब पर सेकंड जहाँ तक मुझे याद आ रहा, आई थिंक 6 लाख, शायद 6 लाख मॉलिक्यूल बनते हैं पर सेकंड। अब देखिए कहाँ, 1 घंटे में 200, अब पर सेकंड में 6 लाख। क्या हुआ भाई, कार्बोनिक एनहाइड्रेस ने इस रिएक्शन की स्पीड को बहुत ज़्यादा इनहेंस कर दिया। एक्चुअली में इसे वर्ल्ड फास्टेस्ट एंजाइम बोलते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। आपके ब्लड में, आपके खून में मिलता है ये एंजाइम, ठीक है। तो क्या फ़ायदा हुआ इसका मालूम पड़ा, चारों। अब देखो काम कैसे करता है। देखो कोई भी जो एंजाइम होता है, एंजाइम के पास एक होती खाली जगह जहाँ पर सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है। अब सबस्ट्रेट क्या होता है, जैसे केमिस्ट्री में रिएक्टेंट होता है जिससे प्रोडक्ट बनता है, ऐसे बायो में क्या होता है, सबस्ट्रेट जिससे क्या बनेगा, प्रोडक्ट।
तो ये हो गया एंजाइम। इस एंजाइम में जो आप खाली जगह देख रहे हो इसको हम बोलते हैं दिस इज एक्टिव साइट। क्या बोलोगे? एक्टिव साइट ऐसे आप बोलोगे। क्लियर? और इस एक्टिव साइट पे इस तरह का एक सबस्ट्रेट जो है ना आकर बाइंड करता है। ठीक है, सबस्ट्रेट आकर बाइंड करता है। जब सबस्ट्रेट बाइंड करेगा तो मान के चलिए ऐसा होगा कि ये सबस्ट्रेट, ये एंजाइम दोनों बाइंड करके, बाइंड करने के बाद कुछ इस तरह से हो गया सबस्ट्रेट, और आगे चल के ये कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। ठीक है, मान लेते इस तरह का हो गया प्रोडक्ट, और कुछ टाइम बाद एंजाइम अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट अलग हो गया। तो एंजाइम करता क्या? एंजाइम सिर्फ जगह दे रहा है सबस्ट्रेट को कि आके बैठ जा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा। सो यहाँ पे कुछ इस तरह का कि सबसे पहले एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, फिर इससे बनेगा ES कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ES कॉम्प्लेक्स, एंड देन उससे बनेगा एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। ये बनता है इस तरह। सो आगे बढ़ते हैं। ये था आपके एंजाइम के काम करने का तरीका। अब देखते हैं एक्चुअल में एंजाइम करता क्या है एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिएक्शन में क्या करता है एंजाइम? देखो, आप जानते हो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, जो किसी रिएक्शन को चाहिए। तो अगर मान लो किसी रिएक्शन है, कोई रिएक्शन, और उस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, लेट सपोज मैं तुम्हें ग्राफ से समझाता हूँ। ये तो हो गया प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और ये हो गया तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे लेते हैं रेफरेंस लेवल। यहाँ पे A और B सबस्ट्रेट हैं, दोनों कंबाइन करके एक स्टेट तक पहुँचे जिसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये वो स्टेट है जो हर रिएक्शन इस स्टेट पे पहुँचती है। स्टेट के बाद वो जो रिएक्शन है वो प्रोडक्ट बनना शुरू करते हैं, मतलब इंटरमीडिएट स्टेज जैसे कहते हैं, मतलब बिल्कुल बीच का स्टेज। तो इसके बाद यहाँ से फिर क्या बनता है प्रोडक्ट। इस लाइन से ऊपर जाने का मतलब है कि सिस्टम में एनर्जी बढ़ रही है, नीचे आने मतलब एनर्जी घट रही है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर 0 एनर्जी थी, लेकिन यहाँ पर पहुँचते रिएक्शन को 1000 जूल एनर्जी मिल गई। तो रिएक्शन एनर्जी किससे ली होगी? नेचर से ली होगी ना। तो मानिए कि ये वाला पार्ट, ये हीट लेने वाला पार्ट है, इसका मतलब ये वाला पार्ट हो गया एंडोथर्मिक। ठीक, ट्रांजिशन स्टेट तक पहुँचाने के लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ती है, ट्रांजिशन स्टेट तक हमने जो एनर्जी दी पहुँचने के लिए, इसी को तो बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। आप दो तो डिफाइन कर लो इसको, ऐसे डिफाइन कर लो कि किसी भी रिएक्शन को ट्रांजिशन स्टेट तक ले जाने के लिए जो एनर्जी लगती है वो ये एनर्जी है, या ये कह लो कि वो एनर्जी जो किसी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए वही सेम। तो अलग अलग डेफिनेशन है, बट अच्छा जैसे यहाँ पहुँच गया। अब ये वाला जो पार्ट है दिस इज एक्सोथर्मिक पार्ट, माने ये हीट रिलीज करेगा, ये हीट लेगा। तो इसने इतना लिया, इतना दिया, तो ओवरऑल तो इतना हमें हीट मिला ना, तो फायदा हुआ सिस्टम को, तो उससे एनर्जी मिल गई। चलो अच्छी बात है। ये बिना एंजाइम के। अगर एंजाइम होगा तो सुनो क्या होगा। ओए मार्कर कहाँ पे? रेड वाला। अब सुनिए विद एंजाइम क्या होगा। विद एंजाइम ऐसा होगा, सेम चीज ऐसी। अब पता क्या है, विद एंजाइम A + B, और अब ट्रांजिशन स्टेट यहां तक आ गई, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई। पहले 1000 रुपये लगते थे, अब 100 रुपये में काम हो रहा है। और देखो जितनी एनर्जी इसने दी उतनी इसने भी दे दी, रेड वाले ने। तो एंजाइम के होने से फायदा हुआ कि नहीं हुआ? आपकी इन्वेस्टमेंट कम लगी और आपको प्रॉफिट उतना ही हुआ। तो यहाँ पर एंजाइम का जो काम है वो एक्चुअल में वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है किसी भी सिस्टम की। ये आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। बाकी डिटेल तो आप क्या ही बताऊँ मैं, थोड़ी सी केमिस्ट्री भी यहाँ पे लगती है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं कि एंजाइम तेज काम करेगा धीरे काम करेगा। कौन है जो एंजाइम पे कंट्रोल रखता है? तो एंजाइम पे कंट्रोल रखता है टेम्परेचर, पीएच और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ये तीन चीजें लगाम रखती हैं एंजाइम के ऊपर कि एंजाइम कितना अच्छा काम करेगा। ऐसा होता है, ग्राफ अगर बताऊं मैं, ये ग्राफ टेम्परेचर पीएच दोनों का है। माने ऐसा कह सकते हो कि ये हो गया आपका प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन, और ये हो गया आपका टेम्परेचर या पीएच। आप जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे इसकी स्पीड बढ़ेगी काम करने की, लेकिन एक टेम्परेचर और पीएच ऐसा आएगा जिसके बाद अगर आपने बढ़ाया टेम्परेचर पीएच तो उसकी जो काम करने की जो पावर है वो बढ़ेगी नहीं, वो घटेगी। इसका मतलब एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पे सबसे ज़्यादा काम करता है तुम्हारा एंजाइम,
और एक ऐसा pH होता है जिस पे एंजाइम सबसे ज़्यादा काम करता है। तो ऐसा टेम्परेचर pH जहाँ पे सबसे ज़्यादा काम करता है एंजाइम, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम pH। मैक्सिमम नहीं बोलोगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम pH। सेम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, बट इसका ग्राफ थोड़ा अलग है। ये कहता है कि आप सबस्ट्रेट बढ़ाते जाओ, रिएक्शन की स्पीड बढ़ती जाएगी, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट के बाद कभी भी रिएक्शन की स्पीड नहीं बढ़ती, वो कांस्टेंट हो जाती है, गिरती नहीं, कांस्टेंट हो जाती है। सो यहाँ पे ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ये रिएक्शन की स्पीड, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे चीज़ याद कर लेंगे। उसके बाद बारी आती है यहाँ पर इनहिबिटर्स की। इनहिबिटर्स वो चीज़ होती है जो एंजाइम्स को उसका काम करने से रोकती हैं। अब हम ऐसा क्यों करते हैं? देखो, कुछ एंजाइम दुनिया में ऐसे जो हमारे लिए अच्छा काम नहीं करते, ठीक है, तो हमें उनको रोकना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसे अब हम क्या करें इसमें? तो अगर आपको किसी एंजाइम को रोकना हो तो दो तरीके से रोक सकते हो। एक तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के थ्रू, या एक नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के थ्रू। दो तरीके से आप किसी भी एंजाइम को उससे काम करने से रोक सकते हैं। कॉम्पिटिटिव मतलब ये एंजाइम है, मान लो ये सबस्ट्रेट है जो यहाँ पर बाइंड होता है और बाइंड होने के बाद बड़ा डेंजरस प्रोडक्ट बना रहा है, हम चाहते हैं ये बाइंड ना हो, तो हम क्या करेंगे, इससे मिलता जुलता एक सबस्ट्रेट लेके आएंगे और हमारे वाला यहाँ पर बाइंड कर जाएगा और बाइंड करके उस साइट को ब्लॉक कर देगा, हटेगा ही नहीं, वो ब्लॉक कर देगा। जब ब्लॉक कर देगा तो ये लग नहीं पाएगा, तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट भी डेंजरस बन नहीं पाएगा। तो यहाँ पर हमारे वाले ने इसको कॉम्पिटिशन दिया सेम साइट के लिए। सो दिस इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। लेकिन कभी कभी हम कॉम्पिटिशन नहीं देते, हम क्या कहते हैं, भाई बाइंड, एक काम करते हैं कि हम कॉम्पिटिशन नहीं देंगे। एंजाइम के पास एक्टिव साइट के अलावा भी और साइट होती है जिसको हम बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। इनका फायदा सुनिए, मान लीजिए ये सबस्ट्रेट, इसको बाइंड करना था, हमने क्या कर लिया, हमने चुना नॉन कॉम्पिटिटिव जो इसे कॉम्पिटिशन देगा ही नहीं। हमने चुना ये सबस्ट्रेट, ये जाके यहाँ बाइंड कर, बाइंड करा, इसके बाइंड करने से ये वाली एक्टिव साइट कुछ इस तरह से हो गई कि अब ये थोड़ी सी अनफिट टाइप हो गई। अब यहाँ पर ये तो फिट बैठ सकता नहीं है, अल्टीमेटली हमने बिना कंपटीशन के यहाँ पे चीज़ों को रोक दिया। तो ये आपके दो टाइप के इनहिबिटर्स हैं जो कि एंजाइम्स के फंक्शन को रोकने के लिए करना जाता है। ये डिपेंड करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये ऐसे नहीं करते, आपकी बॉडी को एंजाइम है जो बड़ा डेंजरस प्रोडक्ट बना रहा है, तो ऐसा हम काम कर सकते हैं। फिर बात करते हैं एंजाइम्स की 6 क्लासेस के बारे में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी तरफ से, क्योंकि वो लोग बड़ा घुमा फिरा ले करते हैं उन चीज़ों से। कैसे? ध्यान से सुनिएगा, वो 6 क्लासेस कौन कौन सी हैं। पहली है आइसोमेरेज, आप सुनते जाइए ठीक से, ये एंजाइम आइसोमर क्रिएट करते हैं, ठीक है, दैट्स व्हाई आइसोमेरेज। दूसरा एंजाइम लाइगेज, ये एंजाइम जोड़ने का काम करते हैं, तभी डीएनए लाइगेज में बढ़ता है ना, डीएनए लाइगेज, तो लाइगेज मीन्स जोड़ने वाला। एक है लाइगेज, ये चीज़ों को तोड़ते हैं बट विदाउट एनी वाटर, बिना पानी के तोड़ेंगे, ठीक है। जैसे कार्बन कार्बन बॉन्ड हो गया, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड हो गया, इनको तोड़ रहे हैं। एक आता है हाइड्रोलेज एंजाइम, ये तोड़ेंगे लेकिन पानी चाहिए इनको, जैसे ईथर के बॉन्ड हो गए, एस्टर के बॉन्ड हो गए, यहाँ पर पानी चाहिए तभी टूटेगा। आप सोचो कि मैं आर को तोड़ दूँ बिना उसके पानी के, पॉसिबल ही नहीं है, आपको पानी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये पानी के हेल्प से तोड़ते हैं। फिर आता तुम्हारा एक एंजाइम ट्रांसफरेज, इसका काम होता है कि एक सबस्ट्रेट के ग्रुप को, मतलब जैसे सबस्ट्रेट है तो सबस्ट्रेट के एक ग्रुप को दूसरे सबस्ट्रेट के ऊपर लगा देता है, माने इसका काम है ग्रुप का ट्रांसफर करना विद इन अ सबस्ट्रेट। फिर कितने हो गए, 3 4 5, लास्ट में तुम्हारा कौन सा रह गया, ऑक्सीरिडक्टेज, माने इनका काम होता है कि किसी रिएक्शन के अंदर, किसी मेटाबॉलिज्म के अंदर एक सबस्ट्रेट को रिड्यूस करना है, एक को ऑक्सीडाइज करना है, अल्टीमेटली रिडॉक्स पूरा कर, ये एंजाइम पूरा रिडॉक्स रिएक्शन कराते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। सो ये 6 क्लासेस हैं, इनका आप सिर्फ इनकी मीनिंग को याद रखें, ठीक है। एग्जाम्पल वगैरह में आपसे मे भी पूछ सकते हैं, थोड़ा सा एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़िएगा। देन लास्ट चीज़ आती है कोफैक्टर। कभी कभी ऐसा होता है कि एंजाइम नखड़े होते हैं, एंजाइम कहता है मैं नहीं करूँगा काम, तो एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए, एंजाइम को काम कराने के लिए कभी कभी हमें कुछ ऐसे साइड में पार्ट लगाने पड़ते हैं जिससे एंजाइम फंक्शनल हो जाता है। अल्टीमेटली क्या बोलूँ कि एंजाइम को फंक्शनल करने के लिए हमें साइड में एक पार्ट अटैच करना पड़ता है जो कि नॉन प्रोटीनेशियस होता है, तो इस चीज़ को बोलते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर ऐसे नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट हैं जो एंजाइम के साथ लगकर एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है ना। तो ये तो एंजाइम का प्रोटीन वाला पार्ट हो गया, ये एंजाइम का नॉन प्रोटीन वाला पार्ट हो गया। प्रोटीन वाले पार्ट को आप बोलते हो एपो एंजाइम, क्या बोलते हो, एपो एंजाइम, ठीक। एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर पूरा मिला के क्या बन जाएगा, होलो एंजाइम, होलो एंजाइम बन जाएगा। खैर अपने को मतलब देखना कोफैक्टर क्या चीज़ है। तो कोफैक्टर 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है ऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक। अब मान लीजिए ऑर्गेनिक में मान लीजिए 2 तरह के होंगे, एक होगा प्रोस्थेटिक
एक होगा कोएंजाइम। प्रोस्थेटिक एक्चुअली में ना एक ऐसा ऑर्गेनिक ग्रुप होता है जो अगर लग गया किसके साथ में, आपको एंजाइम के साथ, प्रोटीन वाला पार्ट तो छोड़ेगा नहीं, माने बहुत टाइटली बॉन्डिंग होती है प्रोस्थेटिक की, इसकी काफ़ी वीकली बॉन्डिंग होती है। तो कोई अगर वीकली अटैच्ड है प्रोटीनेशियस पार्ट से, कोएंजाइम हुआ। अगर बहुत सारा फॉर्मली अटैच है, माने टाइटली अटैच है, तो वो हो गया तुम्हारा प्रोस्थेटिक। लेकिन दोनों ऑर्गेनिक ही है। इनऑर्गेनिक में मेटल आयन आते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे आयन्स हैं जो जिसके बिना एंजाइम्स काम नहीं कर सकते, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीज हो गया, जिंक हो गया। ये आयन ऐसे जिन जो चाहिए एंजाइम को अपना काम करने के लिए। अल्टीमेटली समझ लीजिए जैसे कि एंजाइम काम खुद करेगा सारा, लेकिन उसको ना एक कहते हैं ना साइड सपोर्ट चाहिए। जैसे तुम स्कूल में, तुम्हें किसी टीचर से कोई बात कहनी है, लेकिन तुम्हारी हवा टाइट हो रही है, तुम क्या बोलते हो, दोस्त तू भी साथ में मेरे खड़े हो जा, लेकिन बोलूँगा मैं, तो वो उसी में सपोर्ट देगा, बोलना सब कुछ तुम्हें ही है। सेम वैसे एंजाइम के साथ भी होता है। सो ये है आपके कोफैक्टर, ठीक है। तो मुझे पता है मैंने सारा डिटेल नहीं कराया है, और क्योंकि टाइम का थोड़ा सा कमी है। और बाकी देखिए आपके पेपर आने वाले हैं, उसके लिए मैं पहले बोलूँगा आपको ऑल द बेस्ट। आप सब लोग एडमिट करा चुके हैं। सारी वीडियो तो खैर नहीं आ पाएंगे, जैसे कि मैंने पहले किया था, शुरू से पॉसिबल नहीं है कि मैं सारे अपलोड दे पाऊँ, क्योंकि मेरा शेड्यूल वैसे ही बिजी होता है थोड़ा सा। लेकिन हाँ इतना है कि आपको मैं इस साल के अंदर आपको पूरे 11th-12th की ऐसी वन शॉट वीडियो आपको दे दूंगा, जिससे आप जब नेक्स्ट ईयर जो अपने प्रिपरेशन करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। और साथ ही हमारे उसके अलावा भी यहाँ पर आपको वैसी वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें, देखते रहे बायोलॉजी। टाटा बाय बाय, शब बखैर।